हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 18 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स आप में से पूछ रहे थे कि सर सुमित सब कब से रिज्यूम करेंगे। तो सुमित सर कल से रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कारणों की वजह से वो पिछले कुछ दिन बिजी थे, ठीक है, बट वो कल से थोड़ा फ्री हो जाएंगे एंड कल से ही स्टार्ट रिज्यूमिंग द एडिटोरियल डिस्कशन, राइट। अब आज के एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो आज हमें टोटल 3 आर्टिकल्स देखने हैं। पहला हमारा आर्टिकल होगा डीलिंग विद एक्सट्रीम हीट। इस तरह के यूपीएससी मेंस के अंदर एनवायरनमेंट के सेक्शन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। साथ में ही हम एक टॉपिक देखेंगे रिगार्डिंग गिग इकोनॉमी। एंड तीसरा हमारा आर्टिकल होगा चाइनीज शेनिगन्स ऑन अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया, डीलिंग विद एक्सट्रीम हीट, और आप इसको जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, जब हम बात करते हैं हीट की, तो अगर आप नोटिस करोगे पिछले साल की, यानी कि अप्रैल और मई 2022, तो एग्जैक्टली एक साल पहले ना नियरली 35 करोड़ लोग इंडियंस जो थे वो कहीं ना कहीं हीट स्ट्रेस को एक्सपोज हुए थे। कहने का मीनिंग क्या, कि बॉडी इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा गर्म था कि एक्चुअल में बॉडी अपने आप को जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी, ठीक है ना। और इस साल भी अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली का ही आप देखो, पिछले 10-12 दिनों में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में हमें इंक्रीज देखने को मिल गया है, राइट। इसी तरह से अगर आप नोटिस कीजिए 1990 से लेकर 2019 के बीच में हमारे जो समर के टेम्परेचर है वो ऑन एन एवरेज 0.5 से 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुए हैं। हमारे जो नॉर्दर्न बेल्ट है वहां की बात कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सारे ज्यादातर जो स्टेट्स के अंदर। सिमिलरली विंटर टेम्परेचर के अंदर भी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 30 सालों के अंदर ना ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा हमारा 2 से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है इन नियरली 100 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। उसी तरह से विंटर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो इतना तेज जो शार्प इंक्रीज हो रहा है ना, जनरली देखा नहीं जाता। इंक्रीज होता है टेम्परेचर, नो डाउट अबाउट इट, पर इतनी शार्पली इंक्रीज नहीं होता, और ये मेजर कंसर्न हमारा बन चुका है। अगर बात करें ना, तो हमारे सिटीज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। कैसे? देखो, सिटीज के अंदर ना हमारा फोकस कहाँ पे होता है? कंक्रीटाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे ग्रीन स्पेसेस होती ही नहीं है, हमने जो ट्रीज हैं उनको तो उखाड़ के फेंक दिया, राइट। इसी तरह से आपके पेमेंट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, हर जगह कंक्रीट ही हम फॉर्म करते जा रहे हैं। एंड ऊपर से कहीं ना कहीं इसको टैकल करने के लिए इससे गर्मी बढ़ती है, और उस गर्मी को टैकल करने के लिए हम एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं, उससे कई बार और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो इससे होता पता क्या है? अर्बन हीट आइलैंड का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। कहने का मीनिंग क्या? देखो, मान लो कोई अर्बन एरिया है और इसके आसपास कोई रूरल एरिया, या फिर जो आसपास का कोई एरिया हो सकता है, ठीक है ना, जो रूरल हो गया या फिर जो अर्बन के आसपास का एरिया। तो जो अर्बन एरिया का टेम्परेचर होता है ना, ये आसपास के एरिया से काफी डिग्री ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो वेटलैंड को इंक्रोच कर दिया, कंक्रीटाइजेशन कर दी, ग्रीन स्पेसेस को हटा दिया, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कई जगह तो 4 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड भी ज्यादा भी होता है, ठीक है। इसी को वो क्या बोलते हैं? अर्बन हीट आइलैंड। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मेंस में ये चीज पूछ रखी है। साथ में ह्यूमिडिटी का भी देखो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो नॉर्दर्न इंडिया में तो हर जगह ही हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। और देखो, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो आप देखो कितना अनइवन सा वेदर है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर हमें कोल्ड वेदर देखने को मिला, थोड़ा सा फेब्रवरी में फिर से गर्मी होगी, और जब गर्मी हमें देखने को मिली तो मैं इनफैक्ट ना दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, फिर मार्च में अचानक से फिर से कुछ बारिशें हुई एंड वापस से ठंड सी हो गई थी, ठीक है ना। अब वापस से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई अचानक। तो बहुत तेजी से यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। एंड इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी आता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले हैं जीरा की, ठीक है, क्यूमिन जो बोलते हैं। तो जीरा की अगर आप बात करते हो तो जीरा ज्यादातर जो प्रोड्यूस होता है वो गुजरात और राजस्थान में होता है। अभी इतना ऊपर नीचे जब वेदर रहेगा, उसका इंपैक्ट क्या हुआ है जीरे की फसल के ऊपर? नियरली जितनी भी राजस्थान के अंदर जीरे की फसल थी वो खराब हो गई है। कहीं जगह पे देखो, ठीक है ना, सूखा पड़ गया है। ये सारे सिचुएशन हमें देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रॉप लॉस हमें यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाता है। साथ में हमारे देखो जो कहीं ना कहीं हमारी जो सिटीज होती हैं वो भी अब रहने योग्य नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जिनको देखो धूप में काम करना पड़ता है, उनकी तो प्रोडक्टिविटी का हमें लॉस देखने को मिलता है। क्योंकि आप खुद नोटिस करो, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वर्कर भी क्या करेगा? अपनी एफिशिएंसी से उतने हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगा। नियरली इंडिया की 50% वर्कफोर्स तो इन्हीं के कहीं ना कहीं हीट को एक्सपोज है। तो हर कोई इंसान थोड़ी वर्क फ्रॉम होम कर पाता है, या फिर हर किसी के ऑफिस में थोड़ी ना एसी लगे हुए हैं। तो उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर मेजर इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ये सारे बहुत ही मेजर इंपैक्ट इनको फेस करते हैं। गिग इकोनॉमी वर्कर्स क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर में ही देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो उसी के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर राइटर बात करते हैं कि देखो, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करें? पहला तो यही है, देखो, कि हमें ग्रीनरी बढ़ानी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं? अर्बन एरियाज के अंदर ना हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं,
पर इसका सोल्यूशन वही निकलेगा, कहीं ना कहीं पेड़ों को हमें ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा बात करी जाती है कि एक अर्बन सिटीजन के लिए ना कम से कम 7 ट्रीज जनरली होने चाहिए। पर आप कहीं पर भी बात कर लो, ज्यादातर सिटीज में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। दिल्ली में भी ना देखो कुछ एरियाज हैं जहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पर वो भी यहाँ पर एक सिटीजन के कॉरस्पॉन्डिंग 7 ट्रीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर पा रहे, ठीक है ना। तो जो हमारे टीयर 2 टीयर 3 जहां पर भी हमें कहीं ना कहीं करना है, तो वहां पर अर्बन फॉरेस्ट्री का हमें कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। आप सभी मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर पूछा भी, आई थिंक लास्ट ईयर ही प्रीलिम्स में पूछा था। तो इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ हमारे जो वेटलैंड के ऊपर हमने इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इनको डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा और इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, एक तरह से एक्विफायर का काम कर पाए, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंगली अर्बन हीट आइलैंड को हम टैकल कर पाए। साथ में यहाँ पे राइटर ने एक बात करी है, ब्रिक जाली, ठीक है ना। देखो इस तरह की अगर हम दीवारें बनाएंगे, इसका फायदा क्या रहता है, कहीं ना कहीं जो वेंटिलेशन है ना वो प्रॉपरली हो पाती है। साथ में ही इसके अलावा हम फोकस कर सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक हीट एमिशन को कम करने के लिए। एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन करता है बेसिकली, हमारे व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, इनसे जो कहीं ना कहीं हीट एमिट हो रही है ना, हम इसको डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के तरीके यहाँ पे राइटर के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। हमारे बिल्डिंग स्टैंडर्ड भी उस हिसाब से होने चाहिए। हमारा जो कुकिंग फ्यूल है वो थोड़ा क्लीनर की तरफ अगर हम बढ़े तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कहीं ना कहीं कम हो पाएगी, एंड उससे अर्बन हीट भी हमें कम करने के अंदर मदद मिल पाएगी। साथ में लास्टली अगर आप नोटिस करो, ठीक है ना, अगर किसी न किसी सड़क में, किसी जो गली है वहां पर अगर वेंटिलेशन कम है, ठीक है ना, तो वहां पर उनको एक्सपेंड किया जा सकता है, नेचुरल वेजिटेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर राइटर ने ना एक चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया है कि चंडीगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है। देखो आप देखो, चंडीगढ़ ना एक बहुत अच्छी रहने वाली सिटी है। रीजन क्या है इसके पीछे का, एक तो पहली बात ये शिवालिक के फुट हिल्स पे है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे 2 रिवर बेड्स हमें देखने को मिल जाती है। आप जानते हो ना कि जो घग्गर रिवर है वो ईस्ट में देखने को मिल जाती है, जो शिवालिक से ओरिजिनेट होती है, एंड कहीं ना कहीं वो सिटी के पास में से गुजरती है। साथ में एक पटियाला की राव है जो कहीं ना कहीं शिवालिक माउंटेन से आती है, एंड बाद में वो सतलुज रिवर में ही जाके मिल जाती है। साथ में अगर आप जैसे चंडीगढ़ को जानते होंगे तो हर सेक्टर में आपको बहुत सारे पार्क्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे 15 सेक्टर का पार्क हो गया, ठीक है। मैं पर्सनली चंडीगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे काफी आइडिया है चंडीगढ़ के बारे में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ऊपर से आपको यहाँ पर एक सुखना लेक भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी सिटी को कूल करने के अंदर मदद करती है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर मड हाउसेज, आपको मिट्टी के घर, ठीक है ना, इसके घर मिल जाएंगे, जो कि आपको एक तरह से टेम्परेचर मेंटेन करने के अंदर हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट एरिया भी है, ठीक है, सुखना लेक के पास ही आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी सी, ठीक है ना, बेसिकली फॉरेस्ट एरिया छोटा सा मिल जाएगा। ट्री प्लांटेशन हो गया, पार्क्स हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको हेल्प कर रही हैं। साथ में कहीं ना कहीं ना अगर हम ट्रैफिक कंजेशन के ऊपर वर्क करें, क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हमें हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हम बसों का यूज करें, प्राइवेट जो व्हीकल्स है उनको कम से कम यूज करें। ऊपर से हमारा जो एक तरह से लैंडफिल्स हैं, इनका साइज हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना, वरना बहुत सारा पोल्यूशन तो यहीं से होता रहता है। ऊपर से जैसे इंदौर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है वेस्ट कलेक्शन का, ठीक है, कैसे वेस्ट सेग्रीगेशन किया जाता है, उसको कैसे एक तरह से टैकल करना है, तो वो भी सारी चीजें हम कर सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ के भी हमारे पास मैकेनिज्म हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म हम कहीं ना कहीं फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम ओवरऑल आने वाले टाइम्स के अंदर ना अपनी जो इश्यूज हैं हम एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग उनको ठीक कर सकते हैं। साथ में ही ना हमें देखना पड़ेगा कि ये हीट को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हीट का इम्पैक्ट क्या होता है। हम ना जनरली बात नहीं करते कि जब फूड की बात है, खाना किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितना हम प्रोडक्शन करेंगे, तो हम मानसून की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं एमएसपी की बात करते हैं, हम वेजिटेबल प्राइसेस की बात करते हैं। पर इसके साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हीट के हिसाब से कैसा उसका इंपैक्ट आता है फूड प्रोडक्शन के ऊपर, फूड स्टोरेज के ऊपर, एंड फूड के सेल के ऊपर। तो इस तरह की अगर हमारे पास पॉलिसीज होंगी और गाइडलाइंस होगी तो डेफिनेटली हम उनको मेंटेन कर पाएंगे। साथ में थोड़ा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हो, एल नीनो, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, इस टाइम पे हमें यहाँ पे ठीक है ना सूखा पड़ने की एक पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो डेफिनेटली एल नीनो का भी इम्पैक्ट हमें साथ साथ कंसिडर करते रहना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी कुछ इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं, ताकि इस पर्टिकुलर कंडीशंस को टैकल करने के लिए हम अच्छे से कदम बढ़ा पाए, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल हीट के रिगार्डिंग। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, दैट इज गिग इकोनॉमी, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना एक छोटी सी मुद्दा है न्यूज में, एक्चुअल में ब्लिंकिट, शायद आप सभी ब्लिंकिट को जानते होंगे, नहीं जानते तो जोमेटो के बारे में तो डेफिनेटली जानते होंगे, ठीक है। जो जोमेटो है ना, तो जोमेटो की ही कंपनी है ब्लिंकिट, एक्चुअली पहले में इसका नाम ग्रोफर्स हुआ करता था। अब ये काम क्या करती है ब्लिंकिट, ब्लिंकिट ना आपके घर में बहुत ही कम टाइम के अंदर कोई चीज पहुंचा देती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो आपको आपको टूथपेस्ट मंगाना है, ठीक है ना, जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ही इनकी क्विक सर्विस है, तो टूथपेस्ट मंगाना ना, आप ब्लिंकिट पे जाके ऑर्डर करो, हार्डली 10 मिनट लगेंगे और आपके घर पे ये चीज डिलीवर हो जाएगी। ये क्विक सर्विस की बात है, 10 मिनट डिलीवरी के आसपास जनरली होता है। तो अभी क्या हुआ है ना,
ये जो ब्लिंकिट के कर्मचारी हैं, बेसिकली जो ऑर्डर लेकर आपके घर आते हैं, ये लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं। स्पेशली दिल्ली गुड़गांव के जो लोग हैं ना, वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। अब स्ट्राइक पे क्यों चले गए हैं? क्योंकि देखो, इनको जो अपनी कहीं ना कहीं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए पहले इनको 50 रुपए पर ऑर्डर मिलता था, अराउंड 1-1.5 साल पहले। फिर कहीं ना कहीं इसको कम कर दिया गया 25 रुपए पर ऑर्डर, अब कर दिया गया है 15 रुपए पर ऑर्डर, प्लस साथ में ही इनको पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ और पैसे मिलेंगे। तो इस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। अब इससे क्या हुआ है ना, इनको काफी ज्यादा कंसर्न हो गया है ब्लिंकिट के जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज नहीं बोलूंगा, जो ब्लिंकिट के जो ऑर्डर लेकर आते हैं। अब क्या कंसर्न है, देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो कि अगर मान लो दिन में ये 30-35 डिलीवरीज भी करते हैं, तब भी इनके पास में एक्चुअली कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये लोग स्ट्राइक पे आ गए कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं बच रहे। तो यहाँ पर ना गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर गिग इकोनॉमी होती क्या है? देखो, गिग इकोनॉमी एक तरह का फ्री मार्केट सिस्टम है जहां पर टेम्पररी पोजीशंस होती हैं, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इंडिपेंडेंट वर्कर्स के साथ फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स। जैसे आपने देखा होगा ना, ओला के ड्राइवर्स हो गया, उबर के ड्राइवर्स हो गया, जोमेटो स्विगी, ये सभी हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी डेफिनेटली इसमें आते हैं गिग वर्कर्स के अंदर। बट एट द सेम टाइम ध्यान में रखना, कोई भी जो और पोजीशन हो जो इनको इस कंडीशन को ट्रू करे ना, वो यहाँ पर हमारे गिग इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हो सकता है कि जैसे कोई वेबसाइट बनानी हो, तो वेबसाइट के लिए भी हो सकता है किसी पर्सन को हायर करें। अब इस बंदे के पास तो अच्छे खासे स्किल्स हैं, पर ये भी गिग इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो ये मत सोचना कि गिग इकोनॉमी का मतलब सिर्फ जो लो स्किल वाले लोग हैं, नहीं, यहाँ पर हाई स्किल्ड वाले भी देखने को मिल जाते हैं। इवन देखो, पिछले साल ना ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सॉरी, ये नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट में आगे दिखाऊंगा। तो इंडिया में एक कोड आया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। यहां पर गिग वर्कर की एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? अ गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन वर्क अरेंजमेंट्स एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। कहने का मीनिंग क्या, कि जैसे पहले ट्रेडिशनली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स होते थे, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? देखो, यहाँ पर अब ऐसा तो नहीं रहा कि जैसे पहले होता था कि एक ही पर्सन के लिए हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और जिंदगी भर उसी के लिए काम करते रहे। नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपनी मनमर्जी के हिसाब से आप कहीं ना कहीं स्विच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से ये चीज बाहर होकर काम करती है, ठीक है ना। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा जो मैं बात करता नीति आयोग की रिपोर्ट की, तो ये 1 साल पहले आई थी। इन्होंने बात करी थी कि डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ लो स्किल वाले नहीं, मीडियम स्किल वाले भी होते हैं और हायर स्किल वाले भी। जैसे वेबसाइट बनाना तो हायर स्किल का काम है ना, तो नियरली 31% लो स्किल में है, 22% हाई स्किल में, और बाकी के जो 47% है वो मीडियम स्किल में है। इवन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने ही इसके ऊपर वीडियो लिया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, तो आप जाकर वो रिपोर्ट को भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक बीसीजी है, जैसे आप जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं उसकी एक बहुत ही फेमस कंपनी है बीसीजी। उन्होंने ये बात करी है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हमें गिग वर्कर ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग में कितने हो जाते हैं? नियरली 5 से 12%, और डेवलप्ड में नियरली 1 से 4% होते हैं। और ज्यादातर क्या होते हैं? ये डिलीवरी बॉयज हो गया, राइड शेयरिंग, माइक्रो टास्क, केयर एंड वेलनेस, ये सारे, ठीक है ना। और 2020-21 में नियरली 77 लाख वर्कर थे, एंड 2029-30 तक हम एक्सपेक्ट करें कि नंबर कहीं ना कहीं 2,35,00,000 तक पहुंच जाएगा। तो बहुत ही मेजर इंक्रीज आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। तो सर इश्यूज क्या फेस करते हैं ये गिग वर्कर्स जो होते हैं? देखो, आप खुद सोचो, आप कहीं ना कहीं इमेजिन करो इनको अपने दिमाग में, आप खुद रियलाइज कर जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है ना। कल को मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, अगर कल को उसका डिलीवर करते टाइम उसका कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो उसके चोट लग जाए, तो चोट के पैसे क्या जोमेटो भरेगा? आंसर इज नो। वो उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा। उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कल को बीमार हो गया तो सारा खर्चा उसको खुद ही बियर करना पड़ रहा है। तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और साथ में ही कोई पेंशन नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है। कल को अगर वो बीमार हो गया तो क्या उसको सैलरी मिलेगी उस दिन की? नहीं मिलेगी, वो तो ऑर्डर के हिसाब से है, ठीक है। उसके साथ ही अनप्रिडिक्टेबल इनकम, जैसे मैंने बताया अभी ना कि अगर कल को बीमार हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, कल को नहीं जा पाया अपने काम पे, तो उसको पैसे नहीं मिलते। साथ में कोई रेगुलर जॉब नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कोई नोटिस पीरियड देना पड़ेगा बहुत लंबा चौड़ा, नहीं, जब मन करा जोमेटो का उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। ऊपर से कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, इनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ऊपर से इनको देखो, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है ना, मतलब फॉर्मल वर्क सेटिंग में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं होता, प्रॉपर इनकम नहीं होती, तो कहीं ना कहीं लोन नहीं मिल पाते। तो ये सारे इश्यूज, ऊपर से लंबे लंबे आवर्स तक काम करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो एक पर्टिकुलर साइड ये भी कह सकता है कि अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं, पर आप खुद बताओ, अगर 15-20 रुपए ही पर ऑर्डर मिलेंगे
तो घर चलाने के लिए इनको दिन रात काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इस वजह से इनको लंबे आवर्स काम करना पड़ जाता है। साथ में यहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, बहुत ही कम है। लो वेजेस हैं, ठीक है ना। अपवर्ड मोबिलिटी के बहुत ही कम चांसेस है। कहने का मीनिंग क्या कि मान लो अगर ये पर्सन आज डिलीवरी बॉय है, क्या 10 साल के बाद उसका मैनेजर बन जाएगा क्या? नहीं, ये 10 साल बाद भी शायद कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड मोबिलिटी के चांसेस नहीं है। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग, कोई यहाँ पे उनको स्किल्स तो इम्पार्ट हो नहीं रहे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उनको कोई अपवर्ड मोबिलिटी के कोई चांसेस ही नहीं रहे। तो इस तरह से ना कुछ राइटर ने वे फॉरवर्ड सुझाए हैं कि इनकी सिचुएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला है कि कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर कंपनीज इनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, उनको कुछ टैक्स इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, कुछ स्टार्टअप ग्रांट्स दी जा सकती हैं, ताकि वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छे से काम करें। लोगों को रोजगार दो, अच्छे रोजगार दो, एंड आपको कुछ सरकार इनाम देगी, एक तरह के टैक्स इंसेंटिव देगी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो कंपनीज को स्टार्ट करना चाहिए, ओल्ड एज या रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनके लिए देने स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कवर हो गया कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। उसी तरह से जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, वहां पर मिनिमम अर्निंग्स का प्रावधान हो गया, ठीक है, कितना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बीमार हो तो सिक लीव आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में ही ना गिग वर्कर्स भी एक तरह की अपनी अम्ब्रेला यूनियन बना सकते हैं। कहने का मीनिंग क्या है, देखो अब ये एक पर्सन है, मान लो ये गया कंपनी के पास, बोला कि यार मैं कल बीमार था, मुझे पैसे दे दो, मैं नहीं काम कर पाया। तो कंपनी एक बंदे की बात मानेगी? नहीं मानेगी। पर इनकी सोचो अगर एक यूनियन हो, बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर करें, तो इनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, नहीं हो पाएगी? बिल्कुल। ये सामने वाले से प्रॉपर अपना कहीं ना कहीं वेज स्ट्रक्चर डिमांड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर इनका फायदा हो सकता है इस तरह से। तो ये कुछ सुझाव थे जो राइटर ने दिए हैं कि गिग वर्कर्स का सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो सकती है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज चाइनीज शेनिगन्स ऑन अरुणाचल प्रदेश, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो जो चाइना का मिसचीफ है ना, वो बार बार हमें देखने को मिलता रहता है। जो उसकी एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है, उसके एग्जांपल्स हमें पूरी दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगे। अभी जैसे आप बात कर लो अरुणाचल प्रदेश की, तो अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेसेस का उन्होंने नाम बदल दिया है, ठीक है। मतलब कोई सेंस नहीं है ना इस बात में कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा खुद का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। बट ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इससे पहले भी अगर आप नोटिस करो, 2017 में भी उन्होंने 6 नाम अरुणाचल प्रदेश के अंदर जगहों के चेंज कर दिए थे। सिमिलर 2021 में भी उन्होंने कुछ नाम स्टैंडर्डाइज कर दिए, ठीक है। कुछ यहाँ पे पॉपुलेशन सेंटर्स के नाम थे, माउंटेन्स, रिवर, माउंटेन पासेस, इन सभी के नाम बदलता रहता है। दरअसल में देखो दो कारण है। एक तो आप अगर नोटिस करोगे ना, तो जो माओ जेडोंग हुआ करते थे, उनकी एक फॉरेन पॉलिसी थी। वो क्या थी? 5 फिंगर्स और पाम की स्ट्रेटेजी, ठीक है। दरअसल में उनका पॉइंट था कि जो जो पाम होता है, ठीक है, वो तिब्बत को मानते थे, ठीक है। और 5 जो इसकी फिंगर्स थी, वो उन्होंने बात करी लद्दाख की, नेपाल की, भूटान की, आपका जो सिक्किम हो गया, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश। अब पहले इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज के नाम से जाना जाता था। तो ये सभी उनका एक तरह से वो पार्ट मान के चलते हैं, राइट। अभी इसके साथ में आप नोटिस कर लो, ये सारा पूरा का पूरा एरियाज के अंदर ना ये पूरे नाम हैं जो उन्होंने चेंज करे हैं। एक तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नीचे वाले भी काफी सारे एरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से आप नोटिस करो, आप साउथ चाइना सी की बात कर लीजिए, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं चाइना की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासेल आइलैंड्स हो गया, स्पार्टली आइलैंड्स हो गया। यहाँ पर तो हर कंट्री के साथ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, जो इनकी 9 डैश लाइन है ना, उस वजह से कहीं ना कहीं बाकी सभी कंट्रीज के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर भी 2020 में आप नोटिस करो, पैरासेल और स्पार्टली आइलैंड्स में 80 जोग्राफिकल फीचर्स के यहाँ पे इन्होंने नाम बदल दिए, ठीक है। तो ये सर नाम बदल क्यों रहे हैं, कहाँ से बदल रहे हैं, क्या लॉजिक, क्या है इसके पीछे का? देखो लॉजिक ये है, हिस्टोरिकली लॉजिक देते हैं कि आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले हमारा ये पार्ट था, ठीक है ना। तो इस तरह से हिस्टोरिकल क्लेम्स इनके द्वारा करे जाते हैं कि पहले इस तरह से हमारा ये पार्ट हुआ करता था। तो इसको एक तरह से हर चीज को कहीं ना कहीं अपना मानते रहते हैं। पर यहाँ पर ना राइटर ने इस बात को बिल्कुल गलत प्रूव कर दिया है कि कोई इनका हिस्टोरिकल पार्ट नहीं था। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल भी इनका पार्ट कभी था ही नहीं। इसी तरह से देखो यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड्स हो गया, यहाँ पर जो चाइना जापान के साथ डिस्प्यूट्स हैं, वहां पर भी इन्होंने इनका नाम चेंज करने लग गए, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग नाम यूज करने लग गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ना चाइना का एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी काफी मुश्किल, काफी डिफिकल्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली में 2 डेवलपमेंट्स भी करी हैं। एक इन्होंने लॉ लेकर आए, न्यू कोस्ट गार्ड लॉ। अब इसके थ्रू करने की कोशिश क्या थी? कोशिश ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ना सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी सॉवरेनिटी का मीनिंग तो जानते हो ना, संप्रभुता, ठीक है ना। पर दरअसल में सॉवरेनिटी का क्लेम नहीं है, ये सामने वाले की जमीन हथियाने का एक तरीका है, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने एक नया लॉ लेके आए, प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंट्रीज लैंड बॉर्डर को, एक तरह से उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह के यूनिलैटरल जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना, ये कोशिश क्या है, जो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स है ना, उसको एक तरह से सॉवरेनिटी का इशू बना के
ये जमीन हथियाना चाहते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट इनका है। और कंटिन्यूअसली बॉर्डर के आसपास तो डेवलपमेंट ही करते जा रहे हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इंडिया इसका कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? देखो इंडिया ने तो हर बार इसको मना ही करा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी रिसेंटली था कि पहली बार चाइना के द्वारा ऐसा अटेम्प्ट नहीं है, हम इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पूरा इंडिया का पार्ट है, और किसी भी तरह की अगर कोई इसको अल्टर करने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। तो ये इंडिया का ये रहा है। अब यहाँ पर राइटर ने ना कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके बेसिस पे ये प्रूव होता है कि अरुणाचल प्रदेश कभी भी चाइना का पार्ट नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करो, ये एक बुक है तिब्बत एंड इट्स हिस्ट्री, इसको पढ़ने के बाद ऐसा पता लगता है कि जो किंग मतलब जो चाइना की जो उस टाइम की जो डायनेस्टी थी, ठीक है ना, तो तिब्बत के अंदर वो इमर्ज करने लगे कब? अराउंड 1720, राइट। और 6th दलाई लामा की जब डेथ हुई है वो उससे पहले हो गई थी, ठीक है ना। तो इनकी डेथ देखो 1706 में होगी। तो यहाँ पर दरअसल में ये कह रहे थे कि ये बर्थ प्लेस है दलाई लामा का, 6th दलाई लामा का, इसलिए हमारा ये क्लेम है इसके ऊपर, तवांग के ऊपर। पर एक्चुअल में वो तो स्टैंड ही नहीं करता, वो तो इस बुक में बिल्कुल गलत ही प्रूफ हो गया। इसी तरह से जो भी कहीं ना कहीं आपके कितने भी जितने इनके डिस्प्यूट्स है ना, सभी जगह पे कोई भी क्लेम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें बहुत सारी ट्राइब देखने को मिलती है, ठीक है ना, और इनकी जो सिविलाइजेशन लिंकेजेस हैं वो इंडिया के लोगों के साथ सिमिलर है, ठीक है ना। और साथ में ही असम प्लेन्स की तरफ भी ओरिएंटेशन था, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप मोनपा ट्राइब की बात कर लो, ये बुद्धिज्म को मानते थे। उसी तरह से कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं जो कहीं ना कहीं सोल्स में बिलीव करती थी कि यूनिवर्स का भी सोल होता है, हर नेचुरल फिनोमेना का सोर्स है, सोल है, ठीक है। तो एनिमिज्म में वो बिलीव करती थी। कुछ वैष्णविज्म भी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कालिका पुराण हो गया, इस तरह के अलग अलग रेफरेंसेस दिए गए हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि ये सभी जो अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा इंडिया का ही हमेशा से पार्ट रहा है। इसी तरह से ना बहुत सारे आपको ना और एंशिएंट टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको सभी टेक्स्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि अच्छा। उसी तरह से जो हमारी आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर भी ये चीज मिल जाएगी कि इनका जो कनेक्शन था वो बंगाल के एक मुस्लिम रूलर के साथ हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से जो इनको फोर्ट्स हैं वो भी हमें ये बात प्रूव करते हैं कि इंडिया का ही ये पार्ट रहे हैं। तो एक्चुअल में राइटर का यहाँ पे पूरे आर्टिकल के अंदर पॉइंट यही है कि ये प्रूव करना कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का पार्ट रहा है, और जो चाइना के एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है ये बिल्कुल ही गलत है। ये सॉवरेनिटी के नाम के ऊपर एक तरह से दूसरे कंट्रीज में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनके जितने भी क्लेम्स थे, हिस्टोरिकल क्लेम्स है, जो भी कहीं ना कहीं क्लेम्स थे, वो सारे के सारे क्लेम्स यहाँ पे गलत साबित हो जाते हैं। तो ये जो फोर्ट्स वगैरह हमें देखने को मिलते थे, इन आर्किटेक्चर का जो फोर्ट्स है जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ये उस टाइम पर ब्रह्मपुत्रा वैली में थे, ठीक है ना। और इस तरह की चीजें हम आप नोटिस कर सकते हो कि कल्चरल और सिविलाइजेशन हेरिटेज का इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन जाता है। अब यहाँ पर राइटर ने एक और सजेशन दिया है। सजेशन क्या है कि जैसे देखो ये हम बात करें अक्साई चेन की, अगर चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जगहों का नाम बदल रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे ये चीज, ठीक है ना। हम भी तो ये चीज कर सकते हैं, और स्पेशली हम बाहर की चीजों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी इंडिया की कंट्री के अंदर की। अब देखो जैसे अक्साई चेन है, ये इंडिया का ही पार्ट है ना, ठीक है ना। चाइना ने बस कब्जा रखा है तो इंडिया का ही पार्ट, तो हम इसका नाम क्यों नहीं बदल देते। हम इसको यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इसको अक्षय चिन्ह क्यों नहीं कह देते, जिसका मीनिंग होता है कि एवर लास्टिंग सिंबल। तो यहाँ पर इंडिया को भी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि इंडिया के जो कहीं ना कहीं जगहें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीओके हो गया, अक्साई चेन वाला हिस्सा हो गया, ये सारी इंडिया की ही टेरिटरीज हैं, इंडिया इनके नाम बदले, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये चीज इंडिया भी यहाँ पे कोशिश कर सकता है इन चीजों को करने की। तो सिर्फ यहाँ पे बीजिंग के जो चाइना कह रहा है एक तरह से उसको रिजेक्ट करने से काम नहीं बनेगा, इंडिया को भी यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा कि हर पर्टिकुलर प्लेस और टेरिटरी को इंडियन नेम्स दिए जाएं, ताकि एक तरह से इस चीज को भी इंश्योर कर पाए। बाकी अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे के सारे इंडिया के इंटीग्रल पार्ट्स हैं डेफिनेटली। एंड इंडिया को डेफिनेटली वर्क करना चाहिए कि जो भी इस तरह के कोई यूनिलैटरल क्लेम्स करने की कोशिश करता है उसका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू दे, ठीक है। तो ये थे आज के तीनों के तीनों आर्टिकल। आई होप आपको सारे आर्टिकल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।